Hello students, we will discuss about the leverage और capital structure ratio. अब capital structure ratio क्या होती है? इससे पहले हमने किया है liquidity ratio. लिक्विडिटी रेशो होती है जो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो हम उनको बोलते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म खर्चे हो रहे हैं उसको हम किस तरीके से पूरा कर पा रहे हैं। उससे हमारी ये पता चलता है कि हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर किस तरीके का है। अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो तो उसमें आता है कि आपके जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है वो किस तरह की है, उसको आप डीप में स्टडी करते हो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को। इसमें हमारे जनरली आते हैं शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। वो इन रेशो में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के। इसमें हमें ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव होता है इस रेशो का वो ये होता है कि हम इससे ये पता लगा पाते हैं कि क्या हमारी कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो उनके इंटरेस्ट, बैंक्स के इंटरेस्ट या लोन के इंटरेस्ट या डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट, इस तरीके के इंटरेस्ट रेगुलरली उन्हें पे कर पाती है या नहीं कर पाती है। जनरली ये इसका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या वो ड्यू डेट पे कर पाएगी या नहीं। दूसरी बात, क्या उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो हमारे इंटरेस्ट को रेगुलरली पे कर सकती है या नहीं कर सकती। अब इसके लिए जो फर्स्ट रेशो आती है वो है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। अब यहाँ पर जो डेब्ट है वो जिस डेब्ट की बात हो रही है वो है लॉन्ग टर्म लोन्स। अब लॉन्ग टर्म लोन्स कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स आपके होते हैं मॉर्टगेज लोन, आपके डिबेंचर्स, आपके बैंक लोन, आपके लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट्स। ये जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग है कंपनी की, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स में इंक्लूड हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं डेब्ट। इनको एक्सटर्नल इक्विटीज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये वो पैसा है जो हमने बाहर से लिया है, इसलिए एक्सटर्नल इक्विटीज़ भी कहा गया है और डेब्ट भी कहा गया है और लॉन्ग टर्म लोन्स भी कहा गया है। इसी के साथ हमारा जो फॉर्मूला था डेब्ट इक्विटी रेशो का वो था डेब्ट अपॉन में इक्विटी। अब जो डेब्ट हमें पता चल गया क्या है। अब इक्विटी की बात करें तो इक्विटी है जो कंपनी का खुद का फंड है, यानी शेयर होल्डर्स फंड, या फिर हम बात करें नेट वर्थ की या इंटरनल इक्विटीज़, ये सारे हमारे शेयर होल्डर फंड्स में इंक्लूड होते हैं। और शेयर होल्डर फंड में हमारे जो जो आइटम्स हैं वो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व्स प्लस कैपिटल रिजर्व्स प्लस अदर रिजर्व्स। और इसी में हम बैलेंस भी शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। इसमें से हम एक्यूमुलेटेड लॉस या फिक्टिशियस एसेट्स है जिसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, अंडर राइटिंग कमीशन है या शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, ये सारे हम डिडक्ट करते हैं शेयर होल्डर फंड में से, तब जाके हमारा जो शेयर होल्डर फंड आता है। उसके बाद आपका जो आइडल रेशो इसमें होती है वो होती है 2:1। 2:1 को सफिशिएंट बोला गया है या फिर आइडल माना गया है। अगर इससे ज़्यादा रेशो हो जाती है तो इसका मतलब है कि कंपनी की बोरोविंग बहुत ज़्यादा है और उसको बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना है, उसको बहुत सारी प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी है जो शायद वो टाइमली पे ना कर पाए क्योंकि वो बहुत सारे बोरोविंग उसकी इकट्ठी हो रखी है। यानी जो कंपनी है वो ज़्यादातर बोरोविंग पे डिपेंड करती है, ना कि अपने खुद के ऑनर्स फंड पे। उसके बाद अगर इससे कम हो जाती है, जितनी कम हमारी रेशो होगी उतना बेटर हमारी सॉल्वेंसी होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में डेब्ट टू टोटल फंड रेशो। अब डेब्ट टू टोटल फंड रेशो, उसके बाद हमारा जो सेकंड रेशो आती है वो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, या फिर हम बोले शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब जितनी हायर प्रोप्राइटरी रेशो होगी उसको हम बोलेंगे कि वो क्या इंडिकेट करता है, वो हमारी जो कंपनी की पोजीशन है वो कितनी साउंड है लॉन्ग टर्म में, वो उसको इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स का फंड है वो जो शेयर होल्डर्स का फंड है, फर्म अकेले शेयर होल्डर्स के फंड पे डिपेंड है अपने टोटल एसेट्स की पेमेंट करने के लिए। अगर लो प्रोप्राइटरी रेशो शो करता है तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉन्ग टर्म्स लैंडर्स है उनको वो ये इंडिकेट करेगा कि इनका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो नहीं है, और इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स उनके ज़्यादा सिक्योर नहीं है और ज़्यादा रिस्क उनको हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो रेशो आती है अगर हम बात करें तो वो है फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी
फंड रेशो। अब इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स अपॉन में प्रोप्राइटरीज फंड। अब फिक्स्ड एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म आप एक बार खर्चा करते हो और उसके बाद उसके जो बेनिफिट्स है आप आगे ले सकते हो। और फिक्स्ड एसेट्स हैं इसका मतलब, इस रेशो का मतलब है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है आपके फाइनेंस कौन कर रहा है, प्रोप्राइटरी फंड फाइनेंस कर रहा है। तो अगर रेशो लेस देन 100% होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोप्राइटर फंड है वो ज़्यादा है फिक्स्ड एसेट से, और जो उसकी वर्किंग कैपिटल है वो भी प्रोप्राइटर फंड से जा रही है। अगर ये इंडिकेट करता है कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस है बिजनेस की वो किस तरीके की है। उसके बाद अगर रेशियो अगर लो होगी तो बेटर होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है ज़्यादा प्रोप्राइटर फंड आपके पास अवेलेबल है अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो एक यूजुअली स्टैंडर्ड रेशो होता है वो 65% होता है। फिक्स्ड एसेट्स आप लोगों को पता है। प्रोप्राइटर फंड्स क्या होते हैं, वो आपके प्रोप्राइटर फंड और जो शेयर होल्डर्स फंड होते हैं वो एक ही चीज़ है। प्रोप्राइटर फंड को ही हम यहाँ पे शेयर होल्डर फंड बोल रहे हैं। उसके बाद जो आपकी रेशो आती है वो आती है फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स रेशो, उसके बाद जो रेशो आती है करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड रेशो। करंट एसेट्स, इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड, और प्रोप्राइटरी फंड आपका जो होता है वो आपका शेयर होल्डर फंड होता है, ये उसी को इंडिकेट कर रही है। उसके बाद आपका आता है फिक्स्ड एसेट्स रेशो। फिक्स्ड एसेट्स रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म फंड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म फंड आपको पता है, हमने पहले ही ये डिस्कस किया है कि लॉन्ग टर्म फंड हमारे कौन से होते हैं, और अगर आप उसको डिवाइड कर दो अपने फिक्स्ड एसेट से तो आपका आ जाता है फिक्स्ड एसेट रेशो। उसके बाद आपका जो आता है वो है फिक्स्ड एसेट्स टू करंट एसेट्स रेशो। इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट भी आपको पता है क्या होते हैं और करंट एसेट्स भी आपको पता है क्या होते हैं। उसके बाद आपका आता है कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला होता है आपके डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस मॉर्टगेज लोन प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अब जो ये आपकी जो रेशो है ये इंडिकेट करता है कि जो आपकी कैपिटल जो इसका फॉर्मूला है वो है डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस मॉर्टगेज लोन प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल क्या होती है, ये होती है जहाँ पर आपको फिक्स है कि आपको इतनी की इस कैपिटल की इतनी पेमेंट करनी है या फिर इस पे इतना इंटरेस्ट आपको पे करना है, इसलिए इसको बोला गया है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अब इसमें आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स प्लस डिबेंचर्स भी आ जाते हैं इसमें, और प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि इस पर हम फिक्स्ड रेट पर कैपिटल रिडम्पशन करते हैं और इसी पर हम फिक्स्ड कैपिटल भी पे करते हैं। अब उसके बाद हमारा एक और रेशो है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है वो कौन से होंगे, वो चार्जेस जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स पर होते हैं या फिर डिबेंचर्स पर होते हैं, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस आपके इंक्लूड होंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो में। इससे ये पता चलता है कि इनकम हमारे पास कितनी थी चार्ज करने से, यानी इंटरेस्ट और इनकम टैक्स चार्ज करने से पहले जो हमारी इनकम थी वो कितनी है, और उनमें से हमारे कितने जो फिक्स्ड इंटरेस्ट हैं वो चार्ज होने वाले हैं, इससे ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमारी जो है कैपिटल गियरिंग रेशो, यानी हम बात करें लेवरेज रेशो जितनी भी हैं यहाँ पर हमारी ख़त्म होती हैं। इसमें एक और रेशो आप इंक्लूड करते हो, वो हो डेप्ट टू टोटल फंड रेशो। अब डेप्ट टू टोटल फंड रेशो का फॉर्मूला होता है डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेप्ट, या फिर मैं कहूँ लॉन्ग टर्म लोन्स